बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, डकी भाई को जब से ज़मानत मिली है, लोग बहुत सी चमगोइयाँ कर रहे हैं, बहुत सी बातें की जा रही हैं। डकी सख्त नाराज़ है, डकी सख्त शॉक में है, डकी अभी तक उस सदमे से नहीं निकल सका, उस ज़हनी दबाव से नहीं निकल सका जो उसने फ़ेस किया है। डेफ़िनेटली ज़ाहिर-सी बात है, कोई आसान काम नहीं है इतना अरसा, और वो भी एक उस बुनियाद पर जो बुनियाद असल में नहीं थी। ये मैं क्यों कह रही हूँ, उसकी वजह है। मैं हमेशा कहती रही जो है कि ऐप्स को प्रमोट करना सख्त गलत है, और मैं ये समझती हूँ कि डकी को पता था कि वो क्या कर रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि इसकी इंटेंसिटी क्या होगी। अब डकी के जो वकीला का बयान है वो ये है कि डकी को नहीं मालूम था ये ऐप्स जो है ये ट्रेडिंग ऐप्स थी, उसको नहीं मालूम था कि ये जुए की ऐप्स हैं। जबकि जहाँ तक मेरी एक समझ है और जहाँ तक मैं समझी हूँ कि वो जानता था कि ये जुए की ऐप्स हैं, बट स्टिल उसको प्रमोट करना इखलाकी लिहाज से, दीनी लिहाज से गलत था। लेकिन ये सब कुछ और बहुत से लोग कर रहे थे, तो मैं बार-बार सवाल करती थी कि इन सबको क्यों नहीं पूछा जाता, सिर्फ़ डकी को ही क्यों? और फिर जो कुछ डकी के साथ किया गया, वो उससे बढ़कर था। यानी कि वो चीज़ें इस तरह के जो मामलात होते हैं ना, इनको बहुत तरीकों से निपटाया जाता है। इनकी सज़ाएँ और तरह की हैं, इनमें मामलात कुछ और तरह से होते हैं। आपको इनकी जो सज़ाएँ बनती हैं, वो भी इतनी नहीं होती, बल्कि ये अब तक कहा जा रहा है कि जो 3 माह ये इसने गुज़ारे हैं, जो इसमें मद में सज़ा होनी थी वो इससे बढ़कर नहीं होनी थी, तकरीबन इतनी ही होनी थी। और उसके अलावा जो डकी को सज़ा मिलनी चाहिए थी, वो पेनल्टी हो सकती थी, पैसे भरना हो सकती थी, वो माफ़ी माँगना हो सकती थी। लेकिन जो उसके साथ किया गया, जो कैरेक्टर असैसिनेशन की गई, जो घरवालों के साथ जो कुछ भी किया गया, डकी को जो ज़द-ओ-कोब किया गया, मारा-पीटा गया, ये भी बताया गया है। सरफ़राज़ चौधरी साहब ने इसको मारा है बाकायदा तौर पे, सरफ़राज़ चौधरी ने डकी को। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये फिर बहुत बात आगे चली जाती है। अच्छा, ये सब कुछ हुआ, डक्की को जैसा जेल में रखा गया, उसके भाई ने भी एक दफ़ा ज़िया ने बताया कि आप लोग इस तरह की खबरें लोग ना बनाएँ, जिसमें लोगों ने कुछ ये खबरें बनाई थी कि 7 साल तक कैद होगी। तो डक्की को ये उड़ते-उड़ते खबर जेल में जब पहुँची, तो वो बड़ा डिस्टर्ब रहा कि मैं 7 साल के लिए शायद अंदर हो गया हूँ, क्योंकि आपका बाहर की दुनिया से राबिता एक तरह से मुनक़ता होता है। 1-2 राबिते जो करा दिए जाते हैं, जो आपके सोर्सेज़ होते हैं। मैंने आपको बताया जेल के अंदर भी फ़ोन दे दिए जाते हैं, मराद दे दी जाती हैं, जेब थोड़ी-सी गरम करो, बहुत कुछ हो जाता है। हमारी जेलों में बड़ा चलता है, बड़े लोग जो निकल कर आते हैं, बहुत सी कहानियाँ बताते हैं। तो वो सब कुछ यकीनन चल ही रहा होगा, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है फिर भी मामला तो महदूद ही होता है। और ऐसे में डकी जब जेल में था तो बहुत सी उसे खबरें मिलती थीं, ये हो गया, वो हो गया, ये होने जा रहा है, वो होने जा रहा है। तो ये एक बड़ा मेंटल प्रेशर और एक ट्रॉमा जिससे कि वो गुज़रा है। 3 माह जेल में गुज़ारने के बाद जब वो घर गया है तो डेफ़िनेटली इस पे कोई दूसरी राय नहीं कि वो ट्रॉमा में नहीं होगा। एक टेंशन से, बहुत बड़ी टेंशन से निकलना, और अभी भी मामलात जो है वो नल एंड वॉइड नहीं हुए, अभी भी डकी का यूट्यूब चैनल उसको नहीं दिया गया, अभी भी बहुत सी चीज़ें हैं जो सॉर्ट आउट होनी है। और जो अदालती मामलात होते हैं ना, जो लोग नहीं जानते, जिनका वास्ता नहीं पड़ा, वो तो नहीं जानते होंगे, लेकिन जो जानते हैं उनको मालूम है कि आपके सर पे एक लटकती हुई तलवार होती है, ना आर ना पार। जब तक मामला क्लियर नहीं होता, आप एक डर और खौफ के साए में रहते हैं कि शायद ये भी हो सकता है। ख़ास तौर पे वो लोग जो सीधे लोग होते हैं, जिन्हें इतनी चालाकियाँ नहीं आती। अब आप कहेंगे कि क्या मैं डकी को सीधे लोग कह रही हूँ? देखिए, मैंने आपको हमेशा कहा कि डकी की फैमिली जो है, ये बहुत ही सादे से लोग हैं। इसकी वालदा, इनके वालिद, इनके घर वाले, और डकी भी, डकी ने जो कुछ बनाया अपनी एक काबिलियत की बुनियाद पर बनाया। ऐसे में उससे जो गलतियाँ हुई, मैं समझती हूँ उसने उसकी सज़ा शायद उससे ज़्यादा की भुगत ली है। आइंदा के लिए उसको एक कहना चाहिए कि एक नसीहत मिल गई है, और मैं समझूँगी कि बहुत ही अच्छा होगा कि अगर डकी अब अपने इस प्लेटफ़ॉर्म को लोगों की इस्लाह के लिए इस्तेमाल करे। अल्लाह ताला कभी-कभी ऐसे दौर से जब आपको गुज़ारता है तो इंसान बहुत निखर कर बाहर निकलता है या बहुत बिखर कर बाहर निकलता है। तो अल्लाह करे कि वो एक निखर कर, एक सिमटा हुआ इंसान बनकर बाहर निकले, और उसके लिए भी आसानियाँ हों। अब जनाब हुआ क्या है? डकी के साथ उठने-बैठने वाले बहुत से लोग, जो बड़े दावे किया करते थे, भाई और हमारा दोस्त, हमारा यार। जब लोगों ने उनको बहुत लिताड़ा, बहुत बुरा-भला कहा, जब वो व्लॉग्स बना रहे थे, कभी-कभी वो आकर कहा करते थे, मैं बात कर रही हूँ सिस्टोलॉजी की, जिनके साथ इन्होंने 4 रेस्टोरेंट बनाया, इकट्ठे बहुत से व्लॉग्स किए, एक बड़ा भाईचारा नज़र आता था। लेकिन हमने देखा कि जब डकी जिस वक़्त जेल में था, तो उस वक़्त इकरा कंवल या उसका शौहर अरीब जो है, उन्होंने कहीं-कहीं अपने व्लॉग्स में ज़िक्र ज़रूर किया, लेकिन कहीं दिखाया नहीं। कोई उनके साथ अपनी एक जो कमिटमेंट होती है, वो नहीं उनकी नज़र आई। कभी उनके साथ वो वहाँ पर
पर कचहरी अदालत जाते दिखाई नहीं दिए। चलिए आप कहेंगे कि उनका काम नहीं था, लेकिन स्टिल जब इतना क्लोज़ रिलेशन हो तो कुछ दोस्त यार होते हैं ना जो साथ जाते भी हैं, कुछ दोस्त यार होते हैं। देखिए उनके चाहने वाले बाहर खड़े थे, तो साथ जाने वालों में घर वालों के साथ शायद कभी एक आध बार अरीब चला जाता, तो शायद लोगों के मुँह बंद हो जाते, या फिर कोई एक कॉल जो सिस्टोलॉजी इकरा कंवल ने की होती, क्योंकि वो तो अपना हर मोमेंट कैप्चर करते हैं। लेकिन कोई ऐसी कॉल भी आज तक नज़र ना आई, कभी उसने अरूप के लिए अपने वो एहसासात उस तरह से बयान नहीं किए खुल के। हाँ, कहा ज़रूर 1-2 जुमलों में, लेकिन लोग शायद इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब आप पूरे-पूरे व्लॉग्स बनाते हैं, तो फिर आपने वो वाली जो एक उनके साथ कमिटमेंट है वो नहीं दिखाई। वो चीज़ें जो है इस पर लोगों ने बहुत एतराज़ किया, ख़ास तौर पे जब डक्की भाई घर आ गए, तो लोगों ने इनको बहुत बुरा-भला भी कहा और साथ में ये भी कहा कि देखा उन्होंने तो मुँह ही नहीं लगाया इन्हें। तो अब उन्होंने सामने आकर कुछ बातें की हैं जो मैं आपको बताऊँगी, और उसके बाद उसके पीछे क्या कहानी है वो भी आपको बताती हूँ। मैंने अभी आपको जो कुछ भी बताया ये कोई मेरा अपना तज्ज़िया नहीं है, मैं वो बता रही हूँ जो लोग कह रहे हैं, जबकि मैं इसके बरअक्स समझती हूँ। मैं समझती हूँ कि चलिए मैं क्या समझती हूँ आगे बात करते हैं। हुआ क्या कि जनाब इकरा कंवल और उनके शौहर जो है उन्होंने एक ब्लॉग बनाया और उसमें आकर उन्होंने कहा कि हम लोगों को बताना चाहते हैं कि हमने कभी इस चीज़ की तशहीर नहीं की कि हम उनके साथ किस तरह से कमिटेड है। हम उनके साथ राब्ते में थे, मैं उनके घरवालों से राब्ते में था, हमारी बातचीत होती थी। इकरा ने भी कहा कि मैं रूप के साथ बात करती थी, सब कुछ था। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उनकी फैमिली इतने बड़े ट्रॉमे से गुज़र रही थी, कुछ चीज़ों को हम नहीं दिखाना चाहते थे, हम अभी भी उनसे राब्ते में हैं, और अब जब वो घर आए तो हम उनके घर जाना चाहते थे। तो इकरा कहती हैं कि मैंने फ़ोन किया और मैंने रूप से कहा हम आना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी वो डिस्टर्ब्ड है, अभी वो किसी से मिलना नहीं चाहता, वो जब बेहतर होगा तो आपसे मिलेगा। ये बात करके उन्होंने बात को वाइंड अप किया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल उनकी फैमिली का पहला ये उनका प्रेरोगेटिव है। वो अब नहीं चाहते इस वक़्त किसी से मिलना, और इस वक़्त में बड़ी डिस्टर्ब स्टेज में हैं, तो हम भी उन्हें फ़ोर्स नहीं करेंगे, और हमारा जो है उनके साथ ताल्लुक जो है वैसा ही है जैसा कि हम बताते हैं या आप समझते हैं, वो अच्छा ताल्लुक है, ऐसा नहीं है कि कुछ मामलात ख़राब हैं। अब यहाँ पर मैं 2-3 बातें करूँगी। पहली बात तो ये है जनाब कि मुझे ये मालूम है और हमने देखा है अपनी ज़िंदगी में, जब कभी कोई बहुत बड़ी परेशानी में होता है तो बहुत करीबी लोग उनके पास होते हैं, फैमिली तो होती है, लेकिन कुछ ऐसे दोस्त यार भी होते हैं जो आपके पास होते हैं, जो आपके पास मिलने आते हैं, और ऐसे दोस्त यारों की आपको ज़रूरत होती है। तो ऐसे दोस्त यारों को आप कभी नहीं कहते कि मत आओ। मत आओ शायद कहकर उन्होंने डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली शायद अपने शिकवे का इज़हार किया है। मैं अब शायद का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये कहकर उन्होंने अपने उस गिले का इज़हार किया है कि आप जितना स्टैंड किए थे हमारे साथ, उसके लिए बस इतना ही है कि आपने दूर से फ़ोन पे हाल-चाल पूछ लिया और हमने हाल-चाल बता दिया। मिलने के लिए आना तो उस वक़्त चाहिए था कि जब हम ट्रॉमे में थे, मेरी फैमिली को तसल्ली देने के लिए आप लोग आते, मेरी माँ के साथ घर में बैठते। लेकिन क्या पता वो बैठे भी हों, वो आए भी हों, हो सकता है आने वाले वक़्त में माँ जी उनकी बताएँ कि बिल्कुल ये आए थे बच्चे, हम इसकी तशहीर नहीं चाहते थे, हमने तशहीर नहीं की। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि अरूब ने जो कहा कि अभी वो मेंटल स्ट्रेस में हैं, किसी से मिलना नहीं चाहते हैं, तो उसका मतलब यही है कि उन्हें गिला है, उन्हें शिकवा है, वो लोग जिनको उनके साथ खड़े होना चाहिए था। वरना दोस्त तो वो होता है जिसके कंधे पे सर रख के रोने को दिल करता है। दोस्त तो वो होता है जिसके साथ बैठकर आपको अपना दिल हल्का करने को दिल करता है, और दोस्त तो वो होता है जो दुःख और सुख में आपको चाहिए होता है। आपको उसकी मौजूदगी, उसकी प्रेज़ेंस की ज़रूरत होती है, और मेरी इस बात को दोस्तों के साथ खड़े होने वाले लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि वो दोस्त जो है वो सबसे पहले मुसीबत की घड़ी में उसके पास पहुँचता है और खुशी के लम्हात में भी उसके साथ होता है। तो ऐसे में लगता ऐसा है कि कुछ तो गिले-शिकवे ज़रूर है, लेकिन देखिए क्या होता है। अलबत्ता आने वाले वक़्त में हमारी जो इत्तलात है, केस जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। यूट्यूब चैनल के हवाले से उनका चैनल अनकरीब उनको मिल जाएगा, क्योंकि जिन वीडियोज़ के हवाले से कहा जा रहा है कि उन वीडियोज़ को डिलीट ना कर दिया जाए, वो तो पहली रिकॉर्ड का हिस्सा है, वो डाउनलोडेड है। उसके अलावा उनको पाबंद भी किया जा सकता है कि आप वो वीडियोज़ जो है वो डिलीट ना कीजिए। तो ऐसे में कोई वजह बड़ी नज़र नहीं आती कि उनका यूट्यूब चैनल, उनकी कुछ बिलॉन्गिंग्स, देखिए कुछ चीज़ें जो है वो अब इस केस का हिस्सा है, तो चले वो तो आपको नहीं मिल पाएँगी, कुछ आपके अकाउंट्स हो गए। लेकिन कुछ चीज़ें जो है जो आपकी आप कह लीजिए कि आपका ब्रेड एंड बटर है, आपका कमाना आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है, तो वो आपको दी जा सकती हैं, और नज़र ये आ रहा है उनके वकील जो है, वकीला जो है, वो इस वक़्त बड़ा स्ट्रॉन्गली चीज़ों को कर रहे हैं, बड़ा अच्छे से मैं कहूँगी दे आर प्लेइंग द गेम वेरी गुड।
और बहुत अच्छे से वो इस केस को देख रहे हैं और मुझे लगता है कि अनकरीब डकी का चैनल उसको वापस मिल जाएगा और वो आपको अपने व्लॉग्स में नज़र आएँगे और शुरू के व्लॉग्स में यकीनन वो आपको अपनी जो तमाम ये जर्नी है वो बताते हुए भी दिखाई देंगे। मुझे लगता है कि 1 आध हफ्ते में उनका चैनल जो है वो रिट्रीव हो जाएगा एंड वेरी सून ही विल बी बैक विद अ बिग बैंग। एनीवे सबके लिए ये एक मैं समझती हूँ कि लेसन भी है। वो लोग जो बगैर किसी जान पड़ताल के, बगैर किसी डर खौफ के इस तरह की ऐप्स को प्रमोट करते हैं, वो भी आइंदा ख्याल रखेंगे। और सबके लिए एक मैसेज है कि अगर ये प्लेटफ़ॉर्म इज़्ज़त अल्लाह ने आपको दी है, तो इसको अच्छे कामों के लिए भी इस्तेमाल कीजिए, लोगों की इस्लाह के लिए भी इस्तेमाल कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।